तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की आबादी पर। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। हाँ, करीब 144 करोड़ लोग। बाप रे, 144 करोड़। जी 2011 में ये 1.21 अरब था, तो मतलब बढ़ोतरी तो जबरदस्त रही है। बिल्कुल। ये आंकड़ा अगर सोचें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मिला दें तो उससे भी ज्यादा है। सच में पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट्स की आबादी से ज्यादा। अच्छा, ये है। और अक्सर ये सुनने में आता है कि इतनी बड़ी आबादी से संसाधनों पर मतलब बोझ पड़ता है। हाँ, ये तर्क तो दिया जाता है। तो चलिए जरा इन स्रोतों को देखते हैं, समझते हैं। एक मजेदार बात यह है कि पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी, पर पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई। हाँ, वो पहली वाली अधूरी थी। 1881 से रेगुलर हुई। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो मुझे चौंकाती है वो ये कि आबादी का फैलाव कितना असमान है। हाँ, ये बात तो है। कुछ ही राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें ही देश की लगभग 76% आबादी रहती है, 3/4। बिल्कुल। और इसके पीछे ठोस कारण हैं, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक भी। अच्छा, जैसे देखिए, जहाँ मैदानी इलाके हैं, नदियां हैं, तट हैं, वहाँ लोग ज्यादा बसते हैं। उत्तरी मैदान, डेल्टा क्षेत्र। हाँ, क्योंकि जमीन अच्छी है, पानी है। सही कहा। खेती आसान, रहना आसान। लेकिन फिर पहाड़ी इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश, वहां तो आबादी बहुत कम है, देश की सिर्फ 0.11%, जबकि जगह तो काफी बड़ी है। बिल्कुल। पहाड़ी इलाके या बहुत घने जंगल या फिर बहुत सूखा मौसम, ये सब बसावट के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखिए, जैसे जैसे विकास हुआ है, हाँ, सिंचाई की सुविधा बढ़ी, मान लीजिए राजस्थान में, या कहीं खनिज मिले जैसे झारखंड में, या फिर सड़कें और रेल लाइनें बनी, अच्छा, तो उन इलाकों में भी आबादी बढ़ी है जहां पहले शायद कम लोग रहते थे। विकास का असर पड़ा है। हाँ, ये तो है। अच्छा, घनत्व की बात करें, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, ये आंकड़ा भी तो बहुत बदला है। बहुत ज्यादा। 1951 में करीब 117 लोग थे प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 में ये बढ़कर 382 हो गया। हाँ, 3 गुना से भी ज्यादा 50-60 साल में। और इसमें भी राज्यों में बहुत फर्क है। जबरदस्त अंतर है। सोचिए, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है जहां सिर्फ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 17? हाँ, और दूसरी तरफ है दिल्ली, जहां 11,000 से भी ज्यादा लोग। 11,000 1 वर्ग किलोमीटर में, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बसावट कितनी केंद्रित है कुछ जगहों पर। तो राज्यों में मतलब कहाँ सबसे ज्यादा घनत्व है? खासतौर पे उत्तरी मैदानी राज्य जैसे बिहार, वहां 1100 से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में भी 1000 से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा। दक्षिण में देखें तो केरल और तमिलनाडु में भी घनत्व काफी ज्यादा है। और मध्यम घनत्व वाले? उसमें आते हैं असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य। और पहाड़ी राज्यों में कम रहता है ना? हाँ, हिमालयी और उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्यों में, असम को छोड़कर, घनत्व काफी कम है। तो ये जो तस्वीर है घनत्व की, ये समय के साथ बनी है, तो जनसंख्या वृद्धि को समझना होगा। बिल्कुल। 2011 में सालाना वृद्धि दर 1.64% थी। ये कैसे बदली है वक्त के साथ? हाँ, देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि के सफर को हम मोटे तौर पर 4 दौर में बांट सकते हैं। 4 दौर? अच्छा। पहला दौर था, समझ लीजिए, 1901 से 1921 तक। इसे कहते हैं स्थिर या रुकी हुई वृद्धि का दौर। रुकी हुई मतलब बढ़ी नहीं? बहुत धीरे बढ़े। और 1911 से 1921 के बीच तो असल में घटी भी, नेगेटिव ग्रोथ थी। घटी क्यों? वजह थी कि जन्म दर तो ज्यादा थी, पर मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। अच्छा। स्वास्थ्य सेवाएं खराब थीं, खाने की कमी, महामारियां, इनसे मौतें बहुत होती थीं। ओहो। फिर दूसरा दौर आया 1921 से 1951 तक। हाँ, इसे स्थिर वृद्धि का दौर कह सकते हैं। स्थिर वृद्धि? हाँ, मतलब वृद्धि होने लगी, पर एक स्थिर गति से। वह ये कि स्वास्थ्य और सफाई में थोड़े सुधार हुए। अच्छा। तो मृत्यु दर थोड़ी कम हुई, लेकिन जन्म दर अब भी ऊंची थी, तो आबादी बढ़ने लगी। इसीलिए 1921 को महान जनसांख्यिकीय विभाजन का साल भी कहते हैं। अच्छा, ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। हाँ, क्योंकि इसके बाद मृत्यु दर लगातार गिरी। हाँ, गिरी या कम से कम बढ़ने से रुकी। और फिर तीसरा दौर, वो जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा दौर 1951 से 1981 तक। आजादी मिल चुकी थी। हाँ। विकास के काम शुरू हुए, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हुईं, लोगों का जीवन स्तर सुधरा। तो मृत्यु दर तेजी से गिरी होगी। बिल्कुल।
मृत्यु दर तेजी से गिरी, लेकिन जन्म दर अब भी काफी ऊंची बनी रही। तो अंतर बढ़ गया जन्म और मृत्यु दर में। हाँ, और इसी वजह से आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। औसत सालाना दर 2.2% तक पहुंच गई थी। 2.2%? हाँ, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, और इसी दौर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी हुआ, जैसे तिब्बती बांग्लादेशी शरणार्थी आए, उनका भी थोड़ा असर रहा। और अब हम चौथे दौर में हैं, 1981 से अब तक। हाँ, चौथा दौर 1981 से लेकर अब तक। इस दौर की खास बात यह है कि आबादी अब भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। वृद्धि दर ऊंची है पर धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा, ये क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण है जन्म दर में गिरावट आना, मतलब प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। और इसके पीछे क्या कारण है? कई कारण हैं, जैसे शादी की औसत उम्र बढ़ी है, जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है, और खासकर महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल, महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो ये बढ़ी है, कहीं ज्यादा कहीं कम। और हमारी जो बड़ी युवा आबादी है उसके क्या मायने हैं, और देश में गांव और शहर का क्या ताना बाना है। हाँ, तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है। सही बात है। ये असल में भारत की सामाजिक और आर्थिक दिशा को, मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम, उसे समझने की एक तरह से कुंजी है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या कहानी निकल कर आती है। बिल्कुल, देखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं 1991 से 2001 वाले दशक से। हाँ, उस टाइम जनसंख्या वृद्धि में एक बिल्कुल साफ पैटर्न था, है ना? हाँ, था तो। जैसे दक्षिण के राज्य थे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां ग्रोथ रेट 20% से कम रही। केरल में तो बहुत ही कम, सिर्फ 9.4%, मतलब देश में सबसे कम। हाँ, और इसके बिल्कुल उलट अगर हम उत्तर पश्चिम से चलें और उत्तर मध्य भारत तक आए, अच्छा, मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, फिर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाला जो पूरा बेल्ट है, हाँ, वहाँ विकास दर काफी तेज थी, औसतन 20 से 25% के बीच। ओह, काफी अंतर है। हाँ, और ये जो क्षेत्रीय अंतर है ना, हाँ, ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है फिर रिसोर्स एलोकेशन पर। हाँ, मतलब संसाधनों के बंटवारे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, अच्छा, और यहाँ तक कि राजनीतिक संतुलन पर भी। ये बात तो है। लेकिन फिर 2001 से 2011 वाले दशक में कुछ बदला। हाँ, तस्वीर थोड़ी बदली। मतलब ज्यादातर राज्यों में जो ग्रोथ रेट थी वो धीमी हुई। अच्छा, और ये खासकर बड़े राज्यों में साफ दिखा, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में गिरावट आई। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ थी? ये गिरावट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी, लगभग 6.7 परसेंट पॉइंट्स की। और आंध्र प्रदेश में सबसे कम, करीब 3.5 परसेंट पॉइंट्स। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात भी है। क्या? तमिलनाडु और पुडुचेरी, हाँ, इन दो जगहों पर 2001 से 2011 में विकास दर पिछले दशक से बढ़ गई। सच में? हाँ, बढ़ने का ट्रेंड? हाँ, तमिलनाडु में 3.9 परसेंट पॉइंट्स और पुडुचेरी में तो 7.1 परसेंट पॉइंट्स की बढ़ोतरी। अरे वाह! तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ जब बाकी सब जगह ट्रेंड नीचे जाने का था। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। इस पर और देखने की जरूरत होगी शायद। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं आबादी के एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर। हमारे किशोर, यानी 10 से 19 साल के युवा। हाँ, टीनेजर्स। 2011 में ये हमारी कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा थे, मतलब करीब 20.9%। बहुत बड़ी संख्या है ये। ये तो भविष्य के लिए एक जबरदस्त ताकत है। निश्चित रूप से ये एक विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता है इसमें। पर इस क्षमता को हकीकत बनाने के रास्ते में वो कई रुकावटें भी हैं। जैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि कम उम्र में शादी, निरक्षरता खासकर लड़कियों में, स्कूल छोड़ने की दर, फिर पोषण की कमी, जो टीनेज प्रेगनेंसी होती है उससे जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाँ, ये तो गंभीर मसले हैं। और भी हैं, HIV का खतरा, नशीली दवाओं का इस्तेमाल और यहाँ तक कि बाल अपराध जैसी चुनौतियां भी हैं। बाप रे! तो ये सिर्फ सामाजिक मुद्दे नहीं रह जाते, ये हमारी आर्थिक तरक्की में भी बाधा डाल सकते हैं। लेकिन सरकार कुछ कर रही होगी इसके लिए, नीतियां वगैरह, जिससे राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। NYP 2014 है जो 15 से 29 साल की युवाओं पर फोकस करती है। अच्छा। और फिर 2015 की राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति भी है।
उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है युवाओं को सही स्किल देना, उन्हें नौकरी या अपना काम शुरू करने लायक बनाना। मतलब इस युवा आबादी की एनर्जी को सही दिशा देना। बिल्कुल, कोशिश यही है। अब सवाल यह है कि ये नीतियां जमीन पर कितनी असरदार हैं। सही बात है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि लोग रहते कहाँ हैं ज्यादातर, गांव में या शहर में। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। ये किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक कैरेक्टर को दिखाता है। 2011 में भारत की लगभग 68.8% आबादी गांव में रहती थी। यानी 2/3 से भी ज्यादा। हाँ, और जरा सोचिए, देश में 6,40,000 से ज्यादा गांव हैं। बात रे, बहुत ज्यादा। और इन गांवों में भी बहुत विविधता है। अच्छा, किस तरह की? एक तरफ गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, जहां लगभग आधी आबादी ही गांवों में है। वहीं दूसरी तरफ बिहार और सिक्किम जैसे राज्य हैं, जहां ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दादरा नगर हवेली को छोड़ दें, तो वहां तो ग्रामीण आबादी काफी कम है। और गांव की साइज में भी फर्क होगा। जमीन आसमान का। कहीं कहीं तो गांव में 200 से भी कम लोग हैं बस। और वहीं केरल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक गांव में 17,000 से ज्यादा लोग भी रहते हैं। इतना बड़ा गांव? हाँ, तो ये जो विविधता है ना, ये विकास की योजनाएं बनाने और लागू करने में एक बड़ी चुनौती है। समझ गया। और शहरी आबादी का क्या हाल है? आंकड़ा तो 31.16% था, जो ग्रामीण से तो कम है। हाँ, कम है, लेकिन इसमें बदलाव की रफ्तार तेज है। मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है। बिल्कुल, और तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह साफ है, बेहतर आर्थिक मौके, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, और ये बढ़ोतरी लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिखी है। तो ये सिर्फ बड़े शहरों का फैलना है या लोग गांव से शहर आ भी रहे हैं? दोनों चीजें हैं। मौजूदा शहर तो फैल ही रहे हैं, लेकिन गांव से शहरों की तरफ लगातार पलायन भी हो रहा है। अच्छा। ये पलायन खासतौर पर उन इलाकों में ज्यादा है जहां बड़े उद्योग हैं या जो मुख्य सड़क और रेल लाइनों के आसपास है। जैसे दिल्ली कानपुर वाला रूट हो गया या मुंबई पुणे कॉरिडोर। हाँ। लेकिन वहीं जो इलाके ज्यादा खेती पर निर्भर हैं या दूर दराज के हैं, वहां शहरीकरण की रफ्तार धीमी है। समझ गया। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो हमारे स्रोतों से ये तस्वीर उभर रही है कि जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय असमानता अभी भी है। हाँ, बिल्कुल। हमारी किशोर आबादी एक बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन उसे संवारने की सही राह दिखाने की जरूरत है। और भारत धीरे धीरे पर लगातार शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि आज भी ज्यादातर लोग गांवों में ही रहते हैं। बिल्कुल सही। और इन सभी अलग अलग रुझानों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक जरूरी सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि क्या भारत जैसा विशाल और विविध देश, मतलब इतनी भिन्नता वाला देश, इसके लिए एक नीति सब पर लागू वाला तरीका काम कर सकता है? मुश्किल लगता है। या फिर हमें अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग उम्र के समूहों की जो खास जरूरतें हैं, जो हालात हैं, उनके हिसाब से ज्यादा लचीली, ज्यादा अनुकूलित नीतियां बनाने की जरूरत है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ज्यादा टारगेटेड अप्रोच बेहतर हो। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर और मंथन जरूरी है। एक रंजिश इस जर्म मॉडल तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे